हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में बने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.4 का इंट्रो पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, देखो क्या पढ़ेंगे, इम्प्लीकेशन है ना, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना। अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया चैप्टर नंबर 14 में, मैथमेटिकल रीजनिंग में कोई सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है ना, उसके ट्रू या फॉल्स होने की कंडीशन देखी ना, और कनेक्टिव देखे, कंपाउंड स्टेटमेंट देखा, कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रू या फॉल्स होने की कंडीशन देखी ना। ये सारी चीजें अपन ने अभी तक पढ़ ली है। अब अपन 14.4 के अंदर क्या पढ़ेंगे, इम्प्लीकेशन कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अंतर प्रभाव और सह प्रतिबंध कथन पढ़ेंगे ना। तो इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, देखो क्या पढ़ेंगे, इफ देन पढ़ेंगे। पहला तो इफ देन है ना, इफ देन इसको क्या बोलेंगे, यदि तो है ना, यदि तो है ना। और दूसरा क्या पढ़ेंगे इसमें, ओनली इफ है ना, केवल यदि। और तीसरा पढ़ेंगे अपन इसमें इफ एंड ओनली इफ है ना, इफ एंड ओनली इफ है ना, ओनली इफ है ना। इसको शॉर्टली अपन न्यू भी लिखते हैं IFF, इफ एंड ओनली इफ को IFF भी लिखते हैं। और मैथमेटिकली इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे डबल वे इम्प्लीकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल वे इम्प्लीकेशन से ना, इम्प्लाइज। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज है ना। इफ है ना, इफ क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे है ये कि इफ P कोई स्टेटमेंट है, मान ले रहा हूँ P है ना, देन Q, यदि P होगा देन Q होगा ना। ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि यदि पहला कथन होगा तो ये संकेत कर रहा है कि दूसरा कथन भी होगा है ना। तो अभी अपन सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, इफ देन के बारे में है ना, इफ देन के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर। इनके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे, इसको मान लो नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ मैं, ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड है। ठीक है। इफ, अब मैं सबसे पहले किसकी चर्चा कर रहा हूँ, इफ और देन की ना, देन की। इफ P देन Q है ना, यदि P होगा या है तो Q भी होगा या है ना। ये संकेत करता है कि यदि कोई स्टेटमेंट, कंडीशनल क्यों बोलते हैं कि यदि P होगा है ना, यदि P होगा तो क्या होगा, Q भी होगा है ना। मान लो कोई दो स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो स्टेटमेंट लिखे आपके सामने। P क्या लिखा कि 3 इज ना, P इज है ना, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 है ना, कि एक संख्या जो 9 की क्या है, गुणज है। और दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा कि ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 9 और मल्टीपल ऑफ 3 है ना। मैंने दो स्टेटमेंट लिखे आपके सामने ना, और मैंने बोला आपको कि इसको कंडीशनल स्टेटमेंट P और इफ देन से कनेक्ट करके लिखो ना। तो क्या होगा इसका, मान लो स्टेटमेंट क्या होगा, फिर मान लो इफ देन से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको कैसे लिखेंगे, P मैथमेटिकली इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो क्या कि P इम्प्लाइज Q है ना। और इसको लिखेंगे कैसे कि इफ देन से कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 देन it is मल्टीपल ऑफ 3। ये दो स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट भी क्या था कि नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, और दूसरा स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट था कि ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 ना। तो मैंने इसको इफ देन से कैसे कनेक्ट करके लिखा, देखो कि इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 देन, इफ देन, देखो इफ और देन, ये पूरा स्टेटमेंट क्या है,
ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, P। देखो इफ P देन Q, देन क्या है Q। ये तो लिखा अपने कि इफ P देन Q, यदि P है तो क्या होगा, Q होगा। देखो क्या कि यदि कोई संख्या 9 की गुणज है तो वह, यदि कोई संख्या 9 की गुणज है तो वह 3 की भी गुणज होगी। तो ये संकेत करता है, ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो संकेत करता है कि दूसरा होगा ना, दूसरा होगा। ये बात लिखने के एनसीईआरटी के अंदर 5 तरीके बता रखे हैं ना, क्या बता रखे हैं, 5 तरीके बता रखे हैं। बोले सर कौन कौन से 5 तरीके हैं, कौन कौन से 5 तरीके हैं। क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है कि P इम्प्लाइज Q, और इसको अपन यूं लिखते हैं क्या कि P इम्प्लाइज Q ना, मैथमेटिकली अपन इसको ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि P इज सफिशिएंट कंडीशन ऑफ Q, दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है, क्या है कि P ओनली इफ ना, ओनली इफ आ गया ना, P ओनली इफ, P यदि केवल यदि Q, ठीक है। और फोर्थ मेथड क्या है कि Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P, ठीक है। और लास्ट फिफ्थ मेथड क्या है इसको लिखने का, इसी बात को इफ देन को लिखने के 5 तरीके बता रखे हैं किसने, एनसीईआरटी ने। वो कौन कौन से हैं, 5 लिख रहा हूं मैं ना। इफ देन को लिखने का फिफ्थ मेथड क्या है कि नोट इफ, है ना, इफ नोट Q देन नोट P, है ना। कैसे लिखेंगे इसको मैथमेटिकली, कैसे लिखेंगे, इफ को नोट Q को कैसे लिखेंगे, नोट, है ना, नोट Q नेगेशन, नोट Q मतलब नेगेशन, किसी भी सेंटेंस का नेगेशन, इंप्लाइज नोट P, नेगेशन ऑफ P ना, इस तरीके से लिखते हैं। मतलब यही बात अपन 5 तरीके से और भी लिखते हैं। बोले सर कैसे लिख के दिखाओ, ये इंप्लाइज लिखते हैं ना इसको, यस यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ ना। और ये 5 तरीके से कैसे लिख सकते हैं इसको देखते हैं। देखो if a number is multiple of 9 then it is multiple of 3, है ना। इस बात को मैं यूं भी लिखता हूं, P जहां P आ रहा है वहां क्या लिखूंगा मैं, a number is multiple of 9, है ना। तो क्या लिखूंगा फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग, a number is multiple of 9 इंप्लाई करेगा, यह बताएगा, यदि कोई नंबर 9 का गुणज है तो वो यह बताएगा कि इट इज, Q इंप्लाइज Q की जगह मैं क्या लिखूंगा, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, इंप्लाइज इट इज मल्टीपल ऑफ 3। इस बात को मैं यूं भी लिखता हूं। इफ देन वाली जो कंडीशन है, इफ देन वाला जो स्टेटमेंट है, इंप्लीकेशन स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसको मैं यूं भी लिखता हूं फर्स्ट मेथड में। सेकंड तरीके में इसको क्या लिखता हूं कि P इज सफिशिएंट कंडीशन ऑफ Q, है ना। तो क्या लिखें, P की जगह क्या लिखूंगा, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 इज, अब इज सफिशिएंट कंडीशन ऑफ, इज सफिशिएंट कंडीशन ऑफ Q की जगह लिखूंगा, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। इस बात को जो पहला क्वेश्चन है 14.4 के अंदर, वो इसी तरीके से 5 तरीके से बताना है अपन को। इफ देन वाला जो स्टेटमेंट है उसको अपन 5 तरीके से बताएंगे ना। क्या P की जगह क्या लिखूंगा, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 ओनली इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ
3 है ना। ये बात जो बता रहा है, ये जो स्टेटमेंट जो बता रहा है वो कि वो सारे बातें ये स्टेटमेंट बता रहे हैं, मतलब लिखने का तरीका अलग अलग बता दिया ना। इसने क्या बोला कि यदि कोई संख्या 9 की गुणज है तो वह 3 की गुणज भी होगी, ये तो ये बता रहा है। और ये क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 9 की गुणज है तो वो यह बता रही है, इंप्लाई कर रही है कि वो 3 की गुणज है। एक ही बात है वो भी, ठीक है। और ए नंबर इज, है ना, मल्टीपल ऑफ 9 इज सफिशिएंट, है ना, सफिशिएंट कंडीशन है ये किसके लिए, कि वो 3 का भी गुणज होगा, ठीक है। ए नंबर इज, एक संख्या 9 की गुणज है केवल यदि वो 3 की गुणज है। मतलब सही बात तो है, यदि कोई संख्या 9 की गुणज है वो तभी है, ये केवल यदि तभी होगी जब वो 3 की गुणज है। 9 की गुणज मान लो 18 है या 9 है, ये सारे के सारे तभी होंगे, 9 के गुणज तभी होंगे वो 3 के गुणज हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, 3 के गुणज हैं, ठीक है। और 4th नंबर में Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P, है ना। Q इसमें पहले Q लिखेंगे। ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, है ना। ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, कि किसी संख्या के 3 के गुणज होने का नेसेसरी कंडीशन है कि वो 9 का गुणज होगा, ठीक है। और लास्ट क्या लिखेंगे, Q, नॉट Q ना, नेगेशन Q, है ना, नेगेशन Q। ये क्या बोलेगा, इफ नेगेशन Q मतलब ए नंबर, नेगेशन लिखना देगा ना। अब अगर आपको नेगेशन लिखना नहीं आता, किसी स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना नहीं आता, तो अब इसको क्या बोलते हैं, ये कैसे लिखोगे आप, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। किसी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इसके बारे में भी आगे अपन पढ़ेंगे ना। तो इस सेंटेंस को, इफ देन वाले जो स्टेटमेंट था उसको अपन इस लास्ट 5th तरीके से कैसे लिखेंगे कि इफ नॉट Q, और Q ये स्टेटमेंट है, इफ नॉट Q, इफ ए नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 then it is not multiple of, ये बात भी वही है, मल्टीपल ऑफ 9P, है ना, नेगेशन P। नेगेशन Q इंप्लाइज क्या करेगा, नेगेशन P, है ना। ये बातें हैं, ये जो क्वेश्चन है, मतलब इफ देन वाले जो स्टेटमेंट है उसको अपन यूं 5 तरीके से और भी लिख सकते हैं ना। अब इसकी ट्रू फॉल्स चेक कर लेते हैं ना, ट्रू फॉल्स कर लेते हैं चेक। मान लो कोई स्टेटमेंट है इफ देन से जो कनेक्ट है ना, इफ देन से जो कनेक्ट है, इफ P देन Q, है ना। और इसकी ट्रूथ टेबल अगर अपन चेक करें, इसकी ट्रूथ टेबल अपन चेक करें, यहाँ P है स्टेटमेंट, और यहाँ क्या है, Q है, और यहाँ क्या, P इंप्लाइज Q, मतलब इफ देन से जो ऐड है ना। तो यदि P ट्रू है ना, यदि P ट्रू है ना, P ट्रू है और P ट्रू है तो Q भी क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। P ट्रू है तो क्या होगा, Q भी ट्रू होगा। P ट्रू है तो Q भी क्या होगा, दो स्टेटमेंट इफ देन से जुड़े हैं ना, दो स्टेटमेंट इफ देन से जुड़े हैं, तो यदि P ट्रू है तो Q भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ये नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, मान लो मैंने 9 ही लिया, तो P ट्रू है, P ट्रू है, वो 3 का भी मल्टीपल है क्या, वो 3 का भी मल्टीपल है क्या, हाँ है, ये भी ट्रू है ना। और मैंने 18 लिया, 9 का मल्टीपल, इस स्टेटमेंट के ट्रू होने के लिए मेरे को 9 की टेबल वाला कोई नंबर लेना पड़ेगा। ये नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 ले लिया, 18 ले लिया, 27 ले लिया ना, 9 की टेबल वाला कोई नंबर लेना पड़ेगा, और वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इस स्टेटमेंट के ट्रू होंगे। वो देखो इट इज मल्टीपल ऑफ 3, वो 3 के भी मल्टीपल होंगे। मतलब अगर P ट्रू है और इफ देन से दोनों जुड़े हैं तो Q भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। और यदि P फॉल्स है, यदि P फॉल्स है तो Q के बारे में चर्चा करते हैं, क्या होंगे ना। इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, और मेरे को P को क्या करना है, फॉल्स करना है, मल्टीपल ऑफ 9, 9 का मल्टीपल नहीं लेना, मेरे को 7 ले लिया ना, तो इट इज मल्टीपल ऑफ 3, वो 3 का भी मल्टीपल नहीं है, ठीक है। और ये नंबर ना, देखो ना मैं क्या कर रहा हूं कि P के ट्रू
या फॉल्स होने से क्यू पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, उसकी बात कर रहा हूं, जो और दोनों इफ देन से कनेक्ट हैं तो। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, मैंने क्या लिया उसका फॉल्स, इसको फॉल्स करने के लिए मैंने क्या ले लिया 7, क्योंकि वो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो उस कंडीशन में एक दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा फॉल्स। ठीक है, और एक और कंडीशन ली मैंने कि नंबर ऑफ मल्टीपल, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, वो मैंने 9 का मल्टीपल नहीं लेना, मैंने मान लिया 6 का ले लिया, तो दूसरा स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ। ये देखो 9 का तो मल्टीपल नहीं है ना, 9 का तो मल्टीपल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 लिया और यहाँ पे क्या लिया 6, है ना। इसी की बात चलिए, इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं इफ देन वाली ट्रूथ टेबल आपको बता रहा हूँ ना। ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 और मैंने क्या लिया 6, फॉल्स है। ठीक है, देन इट इज नंबर मल्टीपल ऑफ 3, ये बात यहाँ पे क्या हो रही है ट्रू। मतलब आप क्या समझे कि यदि P ट्रू है तो Q हमेशा क्या होगा ट्रू होगा, और यदि P फॉल्स है ना, P क्या है फॉल्स है, तो Q के बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते यदि वो इफ देन से दोनों क्या हैं जुड़े हैं तो, है ना, ये बातें। चलो जी, अब बढ़ते हैं अपन इसमें कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट और कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब अपन पढ़ेंगे कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट, है ना। कथनों का प्रतिधनात्मक व विलोम कथन, है ना, कथनों का जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनका प्रतिधनात्मक और विलोम कथन। प्रतिधनात्मक मतलब कॉन्ट्रापोजिटिव एंड विलोम मतलब कन्वर्स स्टेटमेंट, है ना। तो पहले इसकी डेफिनेशन भी बनते किसके, ना, कौन से स्टेटमेंट से ये कॉन्ट्रापोजिटिव, कौन से स्टेटमेंट के अपन कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स स्टेटमेंट अपन लिख सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले लिखते हैं, आपको याद रखना है कि कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स स्टेटमेंट्स are made from conditional statement with if then, है ना, if then, है ना, ये बात है ना कि जो कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स स्टेटमेंट है वो कौन से स्टेटमेंट से बनेंगे, वो कंडीशनल स्टेटमेंट। बोले सर कंडीशनल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, जिनमें जो इनसे बने हो ना, इफ देन से बने हो, इफ देन से बने हो, अभी अपन ने चर्चा की थी, ओनली इफ से बने हो, और पहले कंडीशनल स्टेटमेंट ना, इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली इफ, है ना, ओनली इफ, ये सारे क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स ना। ठीक है, ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स स्टेटमेंट है वो कंडीशनल स्टेटमेंट से बनेंगे। और कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट से, जिनमें इफ देन का प्रयोग हो, सिर्फ उसी से बनेंगे। इन दोनों की कॉन्ट्रापोजिटिव अपन और इन कन्वर्स अपन नहीं लिख सकते ना। ये तो बताया अपन ने कि कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब प्रतिधनात्मक और विलोम कथन उन्हीं सहप्रतिबंध कथनों से बनेंगे जिनमें यदि तो का प्रयोग हो ना, यदि तो का प्रयोग हो, उन्हीं के कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स अपन लिख सकते हैं, इनके नहीं लिख सकते ना। तो पहले बात करते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव की। देयरफॉर कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके एग्जांपल भी करेंगे। मान लो, है ना, इफ ए स्टेटमेंट P implies Q, इसका मतलब क्या है, इफ P then Q, है ना। ये कोई स्टेटमेंट है P implies Q, मतलब इफ देन से जो कनेक्ट है ना, और कॉन्ट्रापोजिटिव अपन इसी के लिखते हैं जो इफ देन से कनेक्ट हो ना, then its contrapositive statement is not Q, negation Q implies negation P, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, if not Q then not P, है ना। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि if not Q को यूँ लिखते हैं negation Q then negation P। ये इसका
ये कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है, किसी कोई स्टेटमेंट है जो इफ देन से कनेक्ट है ना, ये स्टेटमेंट है इफ देन से जो कनेक्ट है वो अकेला स्टेटमेंट है। यदि P 3 का गुणज है उसके अंदर, वैसे वो खुद के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट है, उस कंपाउंड स्टेटमेंट का अपन कंट्रापोजिटिव लिखेंगे ना। कंपाउंड स्टेटमेंट है कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, है ना। और इस कंपाउंड स्टेटमेंट का अपन क्या लिखेंगे, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, जो ऐसा लिखा जाएगा ना। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो जस्ट आपके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी ना, ठीक है। कन्वर्स है ना, सेकंड बात, अपन दो बातें पढ़ने वाले हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ ए स्टेटमेंट। कॉन्ट्रापोजिटिव तो ये इधर पढ़ लिया ना, कन्वर्स क्या होगा ना, कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिधनात्मक कथन, है ना। और कन्वर्स और इसको बोलते हैं विलोम, है ना। और वो भी किसका, कन्वर्स भी अपन किसका लिख सकते हैं, उसी स्टेटमेंट का लिख सकते हैं जो इफ देन से कनेक्ट हो ना। if a statement is P implies Q, मतलब ये कई स्टेटमेंट है जो इफ देन से कनेक्ट है ना। if P then Q, है ना, then ये भी इफ देन से, देखो ये यदि ऐसा इफ देन वाला स्टेटमेंट है तो अपन उसका कन्वर्स लिख सकते हैं। ये भी देखो खुद में भी इफ देन से अपन दिखा रहे हैं इसको ना, इफ देन से, कि यदि कोई स्टेटमेंट है जो इफ देन से कनेक्ट है तो उसका कन्वर्स, देन इट्स कन्वर्स मतलब विलोम स्टेटमेंट इज क्या होगा, Q implies P, है ना। विलोम क्या हो जाएगा, इफ Q देन P, ठीक है, ये लिखेंगे। और एक होता है इनवर्स, है ना, इनवर्स ऑफ अ स्टेटमेंट, मतलब कोई स्टेटमेंट जो कनेक्ट है किससे, P implies Q, है ना, मतलब if P then Q, तो इसका इनवर्स, देन इट्स इनवर्स स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, नेगेशन P implies नेगेशन Q, है ना। मतलब इफ नोट P देन नोट Q। बोले सर कॉन्ट्रापोजिटिव में और इनवर्स में क्या फर्क है, देखो कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या है कि यदि कोई स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, मतलब इफ P देन Q, तो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, नेगेशन Q, बाद वाले का नेगेशन इंप्लाइज पहले वाले का नेगेशन। और इनवर्स में क्या है, इफ कोई स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, मतलब इफ P देन Q, तो उसका इनवर्स क्या होगा, इफ नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, मतलब पहले वाले का नेगेशन इंप्लाइज सेकंड वाले का नेगेशन, ये इसका इनवर्स होगा ना। ये करिए, इस तरह से लिखेंगे। किन्हीं भी स्टेटमेंट जो इफ देन से कनेक्ट हैं उनका अपन क्या लिख सकते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव प्रतिधनात्मक और विलोम कथन लिख सकते हैं, इस तरह से। ये तरीका ना। चलो जी, अब करते हैं एक एग्जांपल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। एग्जाम्पल में 9 क्या कह रहा है कि निम्न कथनों के प्रतिधनात्मक कथन लिखे ना, नीचे जो स्टेटमेंट लिखे हैं आपको उनके कॉन्ट्रापोजिटिव सेंटेंस स्टेटमेंट देने हैं ना। तो अभी अपन ने कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट के बारे में चर्चा की ना, तो थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ ना मैं। जो आपके दिमाग में एग्जाम्पल करें तो दिमाग में या क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये दिमाग में घूमता रहेगा ना। शॉर्ट में, इन शॉर्ट, कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। मान लो इफ, पहली बात तो कि कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट अपन किन के लिख सकते हैं, वो वाले स्टेटमेंट जो इफ देन से कनेक्ट हो, यदि तो से कनेक्ट हो। तो देखो यार ये सारे यदि तो से है क्या, देखो यदि एक स्टेटमेंट तो दूसरा स्टेटमेंट, है ना। यदि P तो Q, कोई दूसरा स्टेटमेंट, है ना। यदि P तो दूसरा स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रापोजिटिव प्रतिधनात्मक कथन अपन उन्हीं स्टेटमेंट के लिख सकते हैं जो इफ देन से कनेक्ट हो। यदि दो से कनेक्ट होती है, सारे के सारे यदि दो से कनेक्ट हैं तो अपन इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिख सकते हैं, है ना। इफ स्टेटमेंट, है ना, इफ, और उसकी बात बता रहा हूं, इफ स्टेटमेंट is P, if P then Q,
तो ये सारे इफ पी देन क्यू टाइप के हैं, देन इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ना, तो इसका प्रतिधनात्मक, देन इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट इज negation q if negation q then negation p। ये तो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इतनी सी तो बात है। यदि स्टेटमेंट ये है तो उसका नेगेशन ये होगा, है ना। चलो जी लिखते हैं इसके, है ना, फर्स्ट पार्ट में। ये p स्टेटमेंट है, इसको क्या मानेंगे, p है, और ये क्या है, q है ना, ये q है ना। तो नेगेशन q लिखना है ना, इफ p देन क्यू टाइप का तो ये स्टेटमेंट है, और उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, नेगेशन क्यू, इफ नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी, है ना। तो इफ, यदि, आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे अपन, आंसर नंबर फर्स्ट ना। कैसे लिखेंगे कि यदि नेगेशन क्यू, यदि एक संख्या इसका नेगेशन लिखना है, 3 से भाज्य नहीं है, यदि एक संख्या 3 से भाज्य नहीं है तो वह 9 से भाज्य नहीं होगी, तो वह 9 से भाज्य नहीं है, तो वह 9 से भाज्य नहीं है। इसका नेगेशन, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये है ना। ये स्टेटमेंट किस टाइप का था, जिसका अपन को कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, वो स्टेटमेंट किस टाइप का था, इफ पी देन क्यू, और अपन ने उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव किस टाइप का लिखा, इफ नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी। देख लो ये है, इतना सा कॉन्ट्रा पॉजिटिव अपन को इतना ही लिखना है ना, कि इफ, यदि एक संख्या 9 से भाज्य है तो वह 3 से भाज्य होगी। तो इसका, यदि एक संख्या 3 से भाज्य नहीं है तो वह 9 से भाज्य नहीं होगी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं। यदि ये पूरा क्या है, P है, और तो ये पूरा क्या है, Q है, और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, इफ नेगेशन Q देन तो, है ना। इफ मतलब यदि, देन मतलब तो, है ना। तो आप भारत में नहीं जन्मे हैं, तो इसका भी नेगेशन लिखना है। आप भारत में जन्मे हैं, इसका नेगेशन क्या होगा, नहीं जन्मे। नेगेशन लिखना तो अपने सीखा था, शायद 14.2 के अंदर ही सीखा था ना। तो आप भारत में नहीं जन्मे हैं, ये इसका हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सेकंड स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये हो गया ना। और ये बात ध्यान से याद रखना कि अपन कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब प्रतिधनात्मक कथन उसी स्टेटमेंट का लिखते हैं जो इफ देन से कनेक्ट हो, है ना, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं कि यदि एक त्रिभुज समबाहु है, ये तो पी स्टेटमेंट है, तो यह समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु है। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, यदि एक त्रिभुज समद्विबाहु नहीं है तो इसका नेगेशन, इफ क्यू का नेगेशन देन पी का नेगेशन, तो वह समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो वह समबाहु त्रिभुज नहीं है ना। और अपन ने जब इफ देन वाले स्टेटमेंट, है ना, मैंने आपको देखो शॉर्ट में अभी जब अपन ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट की थी कि इफ पी देन क्यू, है ना। जब इसको इस जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इससे जब अपन कनेक्ट करेंगे, उनको 5 और तरीके से भी लिखते हैं। इस बात को, स्टेटमेंट को 5 और तरीके से भी लिखते हैं। उसमें मैंने जो 5वां तरीका आपको बताया था, क्या बताया था कि इफ नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी, है ना, देन नेगेशन पी। मतलब इफ देन वाले स्टेटमेंट को अपन यूं भी लिखते हैं, और यही तो क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। मतलब क्या निकला
कि इफ देन वाला स्टेटमेंट है ना, इफ देन इफ पी देन क्यू वो बराबर अर्थ देगा किसके, इफ नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी, है ना। देखो ये बहुत अच्छी बात है, आप समझ लो। समझ में तो वही आ गया कि अगर आपने ढंग से समझा कि अपन इफ देन वाले स्टेटमेंट को 5 अन्य तरीके से बता सकते हैं। वो ये था कि 5वां तरीका ये था कि इफ क्यू, इफ दूसरा स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट का नेगेशन देन फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन। और अब अपन ने क्या पढ़ा कि इसको ये अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव। इससे क्या बात निकल के आई कि इफ देन वाला जो स्टेटमेंट है वो उसके कॉन्ट्रापोजिटिव के समान अर्थ देता है। चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं, पहले को चेक करके ना। क्या कह रहा है ये, यदि एक संख्या 9 से भाज्य है तो वह 3 से भी भाज्य होगी ना, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट ने दिया, उसका नेगेशन है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या दे रहा है, यदि एक संख्या 3 से भाज्य नहीं है तो वह 9 से भी भाज्य नहीं होगी। ये दोनों का एक मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो 3 9 से भाज्य है वो 3 से भाज्य होगी, है ना। मतलब 18 12 है ना, और 12 नहीं, 9 से भाज्य होने का मतलब 12 नहीं, 18 9 27 है ना। तो ये 3 से भाज्य है, देख लो ये 3 से भाज्य है, ये देख लो ये 3 से सारी भाज्य है इसके अकॉर्डिंग। और इसके कॉन्ट्रापोजिटिव के अकॉर्डिंग यदि संख्या 3 से भाज्य नहीं है, मतलब 5 है 7 है और 9 नहीं 10 है, 3 से, ये सारी 3 से भाज्य नहीं है तो वह 9 से भाज्य नहीं होगी। ये 9 से भी भाज्य नहीं है, ये 9 से भाज्य नहीं है, ये 9 से भाज्य नहीं है, मतलब सेम अर्थ है इन दोनों का, मतलब सेम है ना। कोई स्टेटमेंट इफ देन से जो कनेक्ट है वो और उसका कॉन्ट्रापोजिटिव दोनों क्या देते हैं, समान अर्थ देते हैं, है ना। चलो जी चेक कर ले रहे हैं अपन, आंसर चेक कर ले रहे हैं अपना। एग्जाम्पल नंबर 9 फर्स्ट है, यदि एक संख्या 3 से भाज्य नहीं है तो वह 9 से भाज्य नहीं है, ठीक है। यदि आप भारत के नागरिक नहीं है तो आप भारत में नहीं जन्मे हैं, तो आप भारत में नहीं जन्मे, ठीक है। यदि एक त्रिभुज समद्विबाहु नहीं है तो वह समबाहु भी नहीं है, तो वह समबाहु त्रिभुज नहीं है। बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रापोजिटिव बिल्कुल सही लिखे अपने। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 10। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या कह रहे हैं कि निम्न कथनों के विलोम लिखिए ना। नीचे आपको जो स्टेटमेंट लिखे दिए हैं उनके आपको कन्वर्स लिखने हैं ना। कॉन्ट्रापोजिटिव तो पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने बता दिया था, है ना। एक बार और कन्वर्स के बारे में देख लेते हैं ना। कन्वर्स विलोम ऑफ ए स्टेटमेंट, है ना। तो पहली पहचान इसकी भी वही है कि अपन कन्वर्स स्टेटमेंट उन्हीं स्टेटमेंट के लिख सकते हैं जो इफ देन से कनेक्ट हो। तो पहली बात चेक करो आप, ये इफ देन से कनेक्ट है क्या, इफ देन है ना, इफ और देन, है ना। तो सारे इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, इफ देन से कनेक्ट है। चलो जी तो लिखते हैं, इफ ए स्टेटमेंट इज इफ पी देन क्यू, है ना। स्टेटमेंट किस टाइप का है, इफ देन क्यू टाइप का है, देन इट्स कन्वर्स इज इफ क्यू देन पी, इफ क्यू देन पी। ये है इसका कन्वर्स होगा, जो अपन ने अभी जस्ट पहले बताया भी था ना। अब एग्जाम्पल के साथ इसको समझा भी दे रहा हूँ, ये शॉर्ट में मैंने बता दिया होगा ये, है ना। चलो जी अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ना, मेरे को इसका क्या लिखना है, कन्वर्स लिखना है कि इफ पी, ये सारा ये क्या है, पी है, और देन क्यू, ये क्यू है, और इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ क्यू देन पी, है ना। यदि, आंसर लिख रहे हैं अपन, आंसर नंबर फर्स्ट यदि इफ पी देन क्यू का कन्वर्स क्या होगा, इफ क्यू, यदि एन स्क्वायर सम है, ये तो दो बार लिख दिया ना, यदि एन स्क्वायर सम है तो एन भी क्या होगा, सम है ना। ये स्टेटमेंट क्या था, इफ ये स्टेटमेंट किस टाइप का था, इफ पी देन क्यू, और इसका कन्वर्स किस टाइप का है, इफ क्यू देन पी। ये तो लिखा मैंने, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, चेक कर लेंगे है ना। यदि आप सभी प्रश्नों को पुस्तिका में हल करें तो ये पी है, ये क्या है, पी है। इफ पी देन आपको कक्षा में ए ग्रेड मिलेगा, ये क्या है, क्यू, है ना। और इसका कन्वर्स क्या होगा, यदि क्यू, है ना, आपको कक्षा में ए ग्रेड मिला है, यदि आपको कक्षा में ए ग्रेड मिला है, ए ग्रेड
मिला है तो आपने पी लिखें, आपने सभी प्रश्नों को हल किया है, तो आपने सभी प्रश्नों को हल किया है ना। स्टेटमेंट क्या था कि यदि आप सभी प्रश्नों को पुस्तिका में हल करें तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, और इसका कन्वर्स क्या होगा, यदि आपको ए ग्रेड मिला है तो आपने सभी प्रश्नों को हल किया है ना। चेक कर लेंगे अभी बाकी आंसर भी है ना। थर्ड पार्ट, यदि दो पूर्णांक ए भी इस प्रकार हैं कि ए, या ये बात पहले भी लिखी थी ना, यदि इसमें यहां भी लगा सकते कि दो पूर्णांक ए भी इस प्रकार हैं कि यदि ए ग्रेटर देन बी तो, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि ए ग्रेटर देन बी, ये तो पी है, इफ पी देन ये क्या है, क्यू है ना, ये क्या है, क्यू है ना। इसको अपन ये लिखते हैं, यदि दो पूर्णांक ए भी इस प्रकार हैं कि यदि दो पूर्णांक ए व बी इस प्रकार हैं कि, है ना, ये तो था। अब इफ पी देन क्यू, और इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ क्यू की ए माइनस बी सदैव, ए माइनस बी धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक या सदैव धन पूर्णांक है, तो ए ग्रेटर देन बी होगा, तो ए ग्रेटर देन बी होगा, है ना, होगा, तो ए ग्रेटर देन बी होगा। देखो ना, ये स्टेटमेंट क्या था कि यदि दो पूर्णांक ए बी इस प्रकार के कि ए ग्रेटर देन बी तो ए माइनस बी सदैव धन पूर्णांक होगा, इफ पी देन क्यू, और इसका कन्वर्स क्या लिखा आपने, यदि दो पूर्णांक ए बी इस प्रकार है कि क्यू ए माइनस बी धन पूर्णांक है तो ए ग्रेटर देन बी होगा। चेक कर ले रहे हैं उसने किस फॉर्म में आंसर दिया है, किस तरह से लिख के दिया है ना। फर्स्ट पार्ट, यदि एन स्क्वायर सम है तो एन भी सम है, यदि एन स्क्वायर सम है तो एन भी सम है, ठीक है। सेकंड में, यदि आप सभी प्रश्नों को पुस्तिका में हल करें, स्टेटमेंट क्या था, यदि सब प्रश्नों को पुस्तिका में हल करें तो आपको ए ग्रेड, और इसका कन्वर्स क्या है, यदि आपको कक्षा में ए ग्रेड मिला है, यदि आपको कक्षा में ए ग्रेड मिला है तो आपने सभी प्रश्नों को हल किया है, ठीक है। और थर्ड क्या है, यदि दो पूर्णांक ए भी इस प्रकार हैं कि ए माइनस बी सदैव धन पूर्णांक है तो ए ग्रेटर देन बी, है ना। ये बात अपने लगी कन्वर्स, है ना। इसी तरह से किसी स्टेटमेंट का जो इफ देन से कनेक्ट है उसका, इफ देन से कनेक्ट है उसका काउंटर अपोजिटिव ये होगा, और कोई स्टेटमेंट जो इफ देन से कनेक्ट है उसका कन्वर्स क्या होगा, इस तरह से लिख सकते हैं। चलो जी, करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 11। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 दो क्या कह रहा है कि निम्न मिश्र कथनों में से प्रत्येक के लिए पहले संगत घटक कथनों को पहचानिए ना। आपको नीचे कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहले आपको उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट पहचाने और फिर आपको जांच करनी है कि क्या जो कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू है या फॉल्स है ना, वो ट्रू है या फॉल्स है। तो चेक करते हैं ना। मान लो ये स्टेटमेंट है आर, है ना, और ये दोनों स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखे हैं वो आर है, और उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट को मैं पी और क्यू से लिखूँ ना। तो आंसर नंबर फर्स्ट है ना, ठीक है, पी। इसका यदि एक त्रिभुज समबाहु है, ये पहला स्टेटमेंट है कंपोनेंट, तो वह मतलब त्रिभुज समद्विबाहु है, ये क्यू है दूसरा स्टेटमेंट ना। इफ देन से ये कनेक्ट है ना। इफ देन से भी मैंने आपको बताया था, इफ देन से भी अपन कंपाउंड स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है जो किससे लिखा हुआ है, किससे कनेक्ट करके लिखा हुआ है, इफ देन से ना। पहले तो अपन को इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट पहचाने। तो ये पूरा स्टेटमेंट मान लो कि आर था, तो इसका पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, यदि एक त्रिभुज समबाहु, इसमें एबीसी नाम दे रखा है ना, इसमें एबीसी दे रखा है, एक त्रिभुज एबीसी समबाहु है, तो इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, तो त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है, समद्विबाहु है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट जो था ये एक मिश्र कथन था, उसके कंपोनेंट घटक कथन ये है ना। क्या, यदि इफ देन से तो ये कनेक्ट है ना। यदि एक त्रिभुज एबीसी समबाहु है तो वह त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगी। दो क्या है इसके कंपोनेंट। अब इसको ट्रू फॉल्स चेक कर देना। यदि कोई त्रिभुज समबाहु है तो समद्विबाहु भी होगा ना, सिंस यदि कोई त्रिभुज समबाहु है तो वह समद्विबाहु
होगा, जो सत्य है ना, जो क्या ट्रू है। यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा, ये बात ट्रू है ना। तीनों साइड इक्वल हैं तो उसकी कोई दो साइड भी इक्वल होंगी, है ना। तो हाँ, ये सत्य है। देयरफॉर ये जो मिस कंपाउंड स्टेटमेंट था वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। मान लो यार स्टेटमेंट है कि यदि ए व बी दो पूर्णांक हैं तो ए बी एक परिमेय संख्या है ना। तो इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट पहला पी क्या है, यदि ए व बी दो पूर्णांक हैं, दोनों क्या इंटीजर्स हैं, और दोस्तों इसका दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, ए बी एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशनल नंबर होगा, है ना। ये क्या है, ये क्या है, ट्रू है ना। अपन ये लिखेंगे कि यदि ए बी दो पूर्णांक है तो ए बी एक परिमेय संख्या है जो सत्य है, अतः कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी, अब पढ़ते हैं अपने लास्ट कंडीशनल, है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट जो अपन पढ़ रहे थे उसमें पढ़ेंगे अपन। अब मैंने आपको जब स्टार्ट किया था इसका इंट्रो, तो मैंने बताया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट किससे मिलकर बनेंगे, इफ देन से। तो उसके बारे में चर्चा की। ओनली इफ एक जगह आया था, उसके बारे में चर्चा कर ली थी अपने कि इफ देन को 5 तरीके से और भी लिख सकते हैं। उसके अंदर ओनली इफ भी आया था और एक बच गया था उसमें इफ एंड ओनली इफ, है ना। तो अब चर्चा करते हैं अपन यदि और केवल यदि की। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब अपन उन कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट हो ना। क्या है इफ एंड ओनली इफ, है ना। तो देखो इसको लिखते किससे, मैथमेटिकली डबल वे इंप्लीकेशन से लिखते हैं ना, डबल वे इंप्लीकेशन से लिखते हैं। इफ देन को अपन ने भी पढ़ा है कि P इंप्लाइज Q, है ना। तो यदि P देन Q, है ना। ये क्या थी, ये क्या थी, P क्या थी, ये क्या थी, सफिशिएंट कंडीशन थी। P क्या थी, सफिशिएंट कंडीशन थी, सफिशिएंट कंडीशन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सफिशिएंट कंडीशन थी। और Q क्या थी, नेसेसरी, है ना, नेसेसरी कंडीशन थी। ठीक है, ये P इंप्लाइज Q को अपन क्या कहते हैं कि P जो है सफिशिएंट कंडीशन है, और नेसेसरी मतलब आवश्यक प्रतिबंध है, और सफिशिएंट को क्या बोलते हैं, सफिशिएंट को क्या बोलते हैं, सफिशिएंट को क्या बोलते हैं, पर्याप्त प्रतिबंध, है ना। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त प्रतिबंध है। P तो है पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन, है ना। और इफ एंड ओनली इफ से जो लिखेंगे ना P, इसको अपन यूं लिखते हैं कि यदि कोई स्टेटमेंट है इफ, है ना, माना दो स्टेटमेंट, है ना, दो कथन P व Q हैं, तो यदि और केवल यदि, नहीं यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि को अपन यूं लिखते हैं, फर्स्ट यूं लिखते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q, और इस बात को यूं भी लिखते हैं Q इफ एंड ओनली इफ P, यूं भी लिखते हैं। ठीक है, और P is sufficient, necessary and sufficient, है ना, sufficient condition for Q and converse मतलब Q जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ फॉर P, है ना। उस बात को अपन यूं भी लिखते हैं कि P डबल वे इंप्लीकेशन, इसको क्या पढ़ेंगे, डबल वे इंप्लीकेशन क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ Q, है ना। देखो 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 इस बात को, P ये है इंप्लाइज Q, इस बात का क्या है, P जो है सफिशिएंट कंडीशन है और Q क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। और Q इंप्लाई कर दूं P, है ना, तो Q क्या है, सफिशिएंट कंडीशन, और P क्या है, नेसेसरी कंडीशन। और मैं यूं कर दूं P डबल वे इंप्लीकेशन Q, है ना, तो P जो है नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन, देखो यहाँ नेसेसरी कंडीशन भी है ना, नेसेसरी कंडीशन फॉर Q एंड Q इज सफिशिएंट कंडीशन एंड नेसेसरी कंडीशन ऑफ फॉर P। ये तो लिखा है कि P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, और इसका उल्टा भी, Q जो है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर P, है ना। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने दो स्टेटमेंट लिए जिसको इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट करना है अपन को। मान लो P को स्टेटमेंट था क्या कि ए नंबर
इज डिविजिबल बाय 2, देन, और क्यों दूसरा स्टेटमेंट क्या था, ए नंबर इज इवन नंबर, है ना, इवन नंबर, ठीक है। पी स्टेटमेंट था कि एक नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, और क्यू स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वो इवन नंबर है ना। तो दोनों बातें एक ही है ना, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होगा, और जो इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल भी होगा। तो इसको इफ एंड ओनली इफ से कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना, इसको ओनली इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट कैसे करेंगे, इतने तरीके से कनेक्ट कर सकते ना। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, या क्यू इफ एंड ओनली इफ पी, पी इफ एंड ओनली इफ मतलब पी, ए नंबर स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ से कैसे, इफ एंड ओनली इफ को अपन शॉर्ट में यूँ लिखते हैं ना, इससे कैसे कनेक्ट करेंगे, पी मतलब ए नंबर इज डिविजिबल by 2 if and only if and only if it is, या it is number is even number, या number is even number, है ना, even number, ठीक है। इस बात का ये कि मतलब है कि यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर होगा, और यदि कोई इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। इस बात को ओनली इफ एंड ओनली इफ को अपन यूं भी लिखते हैं, क्या, क्यू इफ एंड ओनली पी भी लिखते हैं, क्यू इफ एंड ओनली इफ पी भी लिखते हैं, मतलब ये नंबर क्यू कौन सा है, क्यू ये स्टेटमेंट है, इज इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, है ना। यदि कोई नंबर इवन नंबर है वो तभी होगा जो वो डिविजिबल हो किससे, बाय 2। इस बात को अपन यूं भी लिखते हैं, क्या है तीसरा तरीका इसको लिखने का, यह क्या है, दोनों का एक मतलब इफ, है ना, कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो दूसरे, पहला जो स्टेटमेंट है वो दूसरे स्टेटमेंट के लिए क्या हो, सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन हो, और दूसरा स्टेटमेंट जो हो पहले स्टेटमेंट के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हो, तो इसको अपन इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करेंगे, है ना। और वो क्या है, पी मतलब ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये बात लिख देंगे, फॉर, ये बात लिख देना, इज नेसेसरी, या लिख दो इज necessary and sufficient condition for q number, for q की जगह क्या लिखूंगा, नंबर इज इवन नंबर, for number is even number and converts, ये बात लिख देंगे, या p ये स्टेटमेंट लिखो पहला, डबल पे इम्प्लीकेशन क्यू लगा दो, दूसरा स्टेटमेंट लिख दो। इस तरह से अपन कोई दो स्टेटमेंट को अपन इफ एंड ओनली इफ से क्या कर सकते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब पहला स्टेटमेंट दूसरे के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो और दूसरा स्टेटमेंट पहले के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो, तो अपन बना सकते हैं। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 12। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन युग्म दिए गए हैं, हर पार्ट में दो दो स्टेटमेंट आपको पेयर के रूप में दे रखे हैं, ठीक है। प्रत्येक कथन युग्म वाक्यांश यदि और केवल यदि के प्रयोग द्वारा सम्मिलित कीजिए ना। ये जो स्टेटमेंट नीचे आपको दो दो दे रखे हैं उसको इफ एंड ओनली इफ से आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है ना। तो देखते हैं दोनों जो स्टेटमेंट है एक दूसरे के लिए सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है ना, तो अपन उसको इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट कर देंगे ना, ठीक है। तो आंसर नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है कि यदि कोई आयत वर्ग है तो उसकी चारों भुजाएं मतलब बराबर लंबाई की होंगी। पहली कंडीशन देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है कि कोई आयत वर्ग है ना, कोई रेक्टेंगल जो स्क्वायर बन जाए तो उसकी चारों साइड इक्वल होंगी, ठीक है। और किसी आयत की चारों साइड इक्वल हैं तो वो है ना, यदि कोई आयत एक वर्ग है, यदि कोई रेक्टेंगल स्क्वायर है तो उसकी चारों साइड इक्वल लेंथ की होंगी, और किसी रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल है तो उसकी वो क्या होगा, एक वर्ग है ना। इसको इफ एंड ओनली इफ से ना देखो ना, दोनों एक दूसरे के लिए सेटिस्फाई है ना। आयत है
की चारों भुजाएं लंबाई बराबर है तो वर्ग होगा, और वर्ग है तो वो एक आयत भी होता है, ये आपको पता है ना। तो देखो क्या लिखेंगे, आयत, कोई आयत वर्ग है यदि और केवल यदि उसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, यदि उसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं। इस बात को अपन यूं भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ से यूं भी कनेक्ट कर सकते हैं इसी पार्ट को ना, कि यदि किसी आयत की चारों भुजाएं किसी आयत की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, यदि और केवल यदि आयत है वो जो है वो क्या है, वर्ग है, तो ही, है ना, किसी आयत की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होंगी यदि और केवल यदि, कब, जब वो आयत क्या हो जाए, एक वर्ग होगा, है ना। और इसी बात को अपन यूं भी लिखते हैं, अरे अपन ने इफ एंड ओनली इफ जब देखा था तो यूं भी लिखा था कि P इफ Q, है ना, इस डबल आई डबल एफ का मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ, उसको अपन यूं लिखते हैं Q इफ एंड ओनली इफ P, है ना, यूं भी लिखते हैं, तो यूं लिख सकते हैं ना, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या है, कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से भाज्य है ना, किसी कोई भी जो नंबर है उसके डिजिट का सम डिविजिबल बाय 3 है, तो वह भी वो संख्या भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी ना। हाँ, बात सी है, यदि किसी संख्या के डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगी, नंबर भी खुद भी, है ना। और किसी नंबर का कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, उसके डिजिट का सम भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल है। दोनों एक दूसरे के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो कैसे लिखेंगे, एक संख्या 3 से भाज्य है यदि और केवल यदि उसके अंकों का योगफल 3 से भाज्य है। इस बात को अपन यूं भी लिख सकते हैं कि यदि एक संख्या के अंकों का योगफल 3 से भाज्य है यदि और केवल यदि संख्या 3 से भाज्य है ना। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, इसको अपन इफ एंड ओनली से यूं भी कनेक्ट करके लिख सकते हैं कि एक संख्या 3 से भाज्य है, डबल वे इम्प्लीकेशन संख्या के अंकों का योगफल 3 से भाज्य है ना। तीसरी बात, ये फर्स्ट बात थी, ये सेकंड यूं भी लिखते हैं, है ना, कि P डबल वे इम्प्लीकेशन Q, है ना। और एक और तरह से भी लिख सकते हैं कि एक संख्या 3 से भाज्य है, आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से भाज्य है ना, ये भी तो लिखा था, वह विलोम, है ना, ये भी तो लिखा था फोर्थ पार्ट में, P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q एंड कन्वर्स, उसका विलोम भी, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो इफ एंड ओनली से अपन यूं 4 तरीके से कनेक्ट करके लिख सकते हैं, आप कैसे भी लिख दो, सारे सही है ना। बुक में क्या दे रखा देखो,
यदि कोई आयत एक वर्ग है, कोई आयत एक वर्ग है, यदि और केवल यदि उसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, ठीक है, उसने ये वाला स्टेटमेंट दे रखा है। दूसरा क्या आपने लिखा, किसी आयत की चारों भुजाओं की लंबाई, भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, यदि और केवल यदि वो क्या होगा, एक वर्ग हो तो ही, है ना। एक संख्या 3 से भाज्य है, एक संख्या 3 से भाज्य है, यदि और केवल यदि उसके अंकों का योगफल 3 से भाज्य। और भी बहुत सारे तरीके अपन यूँ लिख सकते हैं ना, यूँ भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट, यूँ भी, यूँ भी, यूँ भी और यूँ भी, दो, इसके 4, इसके 2 ही तरीके होते हैं, है ना। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 14.4 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 14.4 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।